उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है योजनाएं एवं नीतियाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, क्लियर। जैसे इस संदर्भ में क्या है कि अगर आप देखोगे मेंस का पेपर, तो मेंस के पेपर में कम से कम 4 से 5, ठीक है ना, समटाइम्स 6 और 7, ठीक है ना, नीतियाँ पूछी जाती अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों से नीतियों के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, पूछा जाता है, कभी 8 नंबर में, कभी 12 नंबर, ठीक है ना। मेंस 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 8 नंबर का रहता है, एक 12 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो कभी कभी नीतियाँ 8 नंबर पे, तो कभी कभी 12 नंबर पे पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश विशेष जो है वो केवल एक बार पूछा गया है, केवल एक ही बार प्रश्न पत्र हुआ है, तब पेपर 5 पेपर 6 23 में, अब की 24 का मेंस होना बाकी है। इससे पूर्व में जब भी परीक्षाएं हुई हैं वो सभी कैसी हुई हैं कि पेपर 1 to 3 के अंतर्गत यूपी को पूछ लिया जाता है, कभी 3 क्वेश्चंस किसी पेपर में, कभी 4 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, उसी के हिसाब से आपको, ठीक है ना, आंसरिंग करनी रहती है, ठीक, क्लियर। लेकिन अब चूंकि सब्जेक्ट एक हो गया है पेपर 5 और पेपर 6, ठीक है ना, और जितने भी सेलेक्शंस हैं वो मैक्सिमम आपका सिलेक्शन जो ले रहे हैं वो इन्हीं पेपर्स के अंतर्गत ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कुछ आसान आपके लिए हो जाता है, यूपी रहता है तो यूपी के बारे में आप जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत के संदर्भ में तो आपको हर भूभाग, हर क्षेत्र के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में क्या करना होता है, दृष्टिगत होना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, दैट इज ऑल अबाउट क्या, यूपी, होल सोल यूपी है, ठीक है ना। तो पेपर 5 और पेपर 6 आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से खासा मेहनत कीजिए पेपर 5 में, पेपर 6 में, ठीक है ना। और इसके बाद आज एक और पेपर शुरू करेंगे जिसका नाम है पेपर 4 एथिक्स, ठीक है ना, नीति शास्त्र। एथिक्स में क्या है कि एथिक्स में सबसे कम नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एथिक्स में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो एथिक्स में एग्जाम्पल्स की बात ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, टर्म्स जानना रहता है, हम लोगों को टर्म्स के अगेंस्ट एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं कि कितने एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या चीज़ है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ मान लीजिए सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, ठीक है ना, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो ये सब टर्म्स हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। इन सब को आज के वर्तमान स्थिति को लेते हुए हम लोग उसमें एग्जाम्पल्स दृष्टिगत करते हैं, डालते हैं, ठीक है ना। जितना अच्छा एग्जाम्पल रहेगा उतना ही अच्छा नंबर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो पढ़ने की बात है, लिखने की बात है, ठीक है ना, कि क्या क्या कैसे कैसे। मेंस टोटल आपके लिखने पे ही आधारित होता है, बहुत ज़्यादा आपके समझ पर आधारित नहीं है कि हम बहुत समझ लिए हैं, हम हर चीज़ जान रहे हैं, लेकिन समझ करके क्या करेंगे जब वहाँ जा करके लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लिखना महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। लिखना जो है, राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आज जो शुरू कर रहे हैं, ठीक, ये योजनाएँ हैं। पहली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक। इस योजना के तहत जो है हम लोगों को निम्न बिंदुओं पे ध्यान देना है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्लियर। पॉइंट वाइज भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और अच्छा है। अगर आपको पीडीएफ की भी आवश्यकता होगी तो इसमें पीडीएफ पढ़ा रहेगा, ठीक है ना, क्लियर, वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। चलिए, जैसे इस बाल सेवा योजना की घोषणा की गई थी 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये लिखते कैसे हैं, कुछ यहाँ से ना, कुछ फिर यहाँ से नीचे पेन जो वो नहीं नीचे बता, ये ना सेलेक्ट कलर चूज करना, कलर चूज हो गया, अच्छा शुरू करेंगे पिंक। शुरू, चलिए
जानिए, जैसे इसमें क्या है, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी योजना अगर आपको पूछी जाती है तो उसमें डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कब कब ये योजना शुरू की गई, ठीक है ना। कभी कभी टाइमलाइन के क्वेश्चंस आते हैं कि 4 योजनाएं दे दी जाती हैं और चारों योजनाएं जब दे दी जाती हैं तो पूछा उसमें से ये जाता है कि इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कीजिए जब ये योजनाएं शुरू की गई, ठीक है ना, क्लियर। तो उसमें ये टाइमलाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास में 4 घटनाएं जो हैं ऐतिहासिक दे दी जाती हैं और कह दिया जाता है इनको टाइमलाइन से अरेंज करें, ठीक है ना। तो वो आपके टाइमलाइन के क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जैसे जैसे कहा है, जैसे पूछा है उसी हिसाब से उत्तर देना रहता है। तो आजकल ये ट्रेंड भी चला है, आप उठा करके पेपर देखिएगा कि चाहे यूपी गवर्नमेंट के चाहे इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की गई सबके टाइमलाइन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। उनको अरेंज आपको करना रहता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 29 मई 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा हुई थी। इसकी आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी कि कोविड-19 महामारी के कारण, ठीक है ना, निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, क्लियर। मतलब उनके किसके लिए? जो बच्चे निराश्रित हो चुके हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई के पेरेंट केवल एक थे, या माता थी या पिता थे, या दोनों मान लीजिए, ठीक है ना, दोनों ही कोविड में क्या हो गए? नहीं रहे, ठीक है ना। तो वो बच्चे कैसे हो गए? निराश्रित हो गए, ठीक है ना। तो उन निराश्रित बच्चों के भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और किसके लिए? भरण पोषण। भरण पोषण का मतलब क्या? न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है ना, क्लियर। एक योजना शुरू की गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उद्देश्य तो पता चल गया कि आवश्यकता क्या थी। पात्र कौन कौन से बच्चे थे? जो 0 to 18 ईयर्स ओल्ड थे, ये ध्यान रखिए। और कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एमपी का बच्चा पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश का डोमेसाइल होना, डोमेसाइल का मतलब क्या? मूल निवासी, मूल निवास मतलब मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही इस लाभ के पात्र होंगे, इस योजना के लाभ के पात्र होंगे। और वर्ष कितना है? 18 वर्ष का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं, मेंशन अपने कॉपी में जो है पॉइंट पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है ना, कि घोषणा कब हुई, ठीक है ना, कितने साल के बच्चे, किस किस के लिए? सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और भरण पोषण, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए वित्तीय सहायता। सरकार द्वारा बच्चे के वयस्क होने तक, जब तक कि बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, वयस्क कब माना जाता है? 18 में माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और एज भी हमारा कितना दिया हुआ है? 0 to 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 18 वर्ष तक, ठीक, वयस्क होने तक उनके अभिभावक को, ठीक है ना। मान लीजिए अभिभावक का मतलब यही नहीं होता कि अभिभावक का मतलब माता पिता। अभिभावक का मतलब क्या? पेरेंट। पेरेंट में माता पिता ही नहीं होता है। पेरेंट का मतलब ये हो जाता है पे देयर रेंट, ठीक है ना, आपका रेंट जो पे कर रहा है, ठीक है ना, वही अभिभावक है, ठीक है ना, क्लियर। कहीं कहीं माता पिता नहीं करते हैं, ठीक भाई, अलग गार्जियन होते हैं। यहाँ अभिभावक का मतलब क्या हुआ? गार्जियन, जो आपका गार्ड हो। गार्ड का मतलब क्या? सुरक्षा दे रहा हो, ठीक है ना, पालन पोषण कर रहा हो, ठीक है ना, सारी जिम्मेदारियां उठाया हो, वही अभिभावक है। उसको प्रति माह कितना दिया जाएगा? 4000 रुपये वित्तीय सहायता, ठीक है ना, प्रति माह 4000 रुपये आपके नाम से। कब तक? जब तक कि आप वयस्क न हो जाएं, ठीक है ना। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिसके माता पिता, ठीक है ना, क्या हो गए हो? कोविड में खत्म हो गए, अब न रह गए, ठीक है ना, क्लियर। निराश्रित बच्चों के लिए, ठीक, उम्र कितनी है? 18 तक, ठीक है ना, जब तक वयस्क ना हो जाए, ठीक है ना। और किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, एजुकेशन के लिए और किसके लिए? उनकी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, क्लियर। और कब चला था? मई में, 29 मई 2021, ठीक है ना। जान ही रहे हैं कोविड 20 में आया था, ठीक, और 21 से ये योजना 1 साल बाद शुरू की गई।
देखिए, कोई भी योजना तभी शुरू की जाती है जब उसकी आवश्यकता समाज में महसूस की जाती है कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। उसी के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन चलता है, ठीक है ना। ये तो ये ध्यान में रखिएगा, कितना इसमें मिलना है, 4,000 रुपये, ठीक है ना। अब आइए प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। योजना अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है ना। क्लियर। इस योजना के अंतर्गत जो परिवार की वार्षिक आय सीमा है उसे 2 लाख रुपए निर्धारित किया गया, अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 3 लाख, ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद जो है ऐसे बच्चे लाभ लेंगे जिनके माता पिता या विधिक अभिभावक, ठीक है ना। क्लियर। या आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड के कारण हुई है। ऐसा नहीं कि पहले ही मर गए, कोविड से पहले ही एक्सपायर कर गए हो उनके माता पिता या जो भी अभिभावक हो, ठीक है ना। क्लियर। भाई जो भी गार्जियन थे वो कोविड के बाद एक्सपायर किए, ठीक है ना। क्लियर। मतलब एक तिथि इन्होंने निर्धारित कर दी गई है कि ये अभिभावक की मृत्यु जो होगी वो इसके बाद ही मानी जाएगी, ठीक है ना। वही पात्र होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और योजना साल भर बाद लागू हुई है। साल भर पहले कोविड लगा था, कब, 1 मार्च 2020, ठीक है ना। क्लियर। तो ध्यान में ये रखना है, ये डेट याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए। इसे ये है कि जो भारत सरकार के द्वारा, यहाँ ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार की सहायता से राजकीय बाल गृह, ठीक है ना। राजकीय बाल गृह, जैसे हर राज्य में राजकीय बाल गृह होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। मंडल स्तर पे भी होते हैं, कहीं कहीं राज्य आपके जिले स्तर पे भी होते हैं, बाल गृह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए कि जैसे कई कई अनाथालय होते हैं, अनाथालय का दूसरा नाम क्या हमने रख दिया, यहाँ बाल गृह है, बाल गृह, ठीक है ना। जहाँ उनकी सिक्योरिटी, शिक्षा, लाभ, जो भी आपके न्यूट्रिशन का काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे बोर्डिंग हाउस होता है, ठीक है ना, हॉस्टल होता है, उसी हिसाब से राजकीय बाल गृह भी होते हैं, ठीक है ना। जगह जगह बने हुए होते हैं और फाइनली वहाँ सरकार के द्वारा, ठीक है ना, राज्य सरकार के वित्तीय सहायता से वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ उसमें केंद्र सरकार का भी अनुदान होता है या अंश होता है, ठीक है ना। उन दोनों की सहायता से ये चलते हैं और फाइनली ठीक इस योजना में क्या होंगे, वो बच्चे लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए। आगे दिया हुआ है, अनाथ हुए बच्चे बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय और राजकीय बाल गृहों आदि में 12 तक मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। मतलब 12 तक की मुफ्त शिक्षा पे कोई भी खर्चा नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कस्तूरबा जो विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, आवासीय वाले, वो पूर्णतः राज्य पोषित होते हैं, वित्त पोषित होते हैं राज्य के, ठीक है ना। क्लियर। इसके आगे की बात कर लें। उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप का वितरण करने की व्यवस्था, ठीक है ना। क्लियर। मतलब ये है कि जो आपका इंटर पास कर चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो उनको हम लोग किसमें आ रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण, प्रोफेशनल कोर्सेज जो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। उन बच्चों को जो 18 की योजना कब तक है, 18 वर्ष तक ही है, तो 18 वर्ष तक, ठीक है ना, क्या उनको दिया जा रहा है, आयु तक के बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है ना, लैपटॉप्स वितरित किए जाएंगे। फिर दिया हुआ है
कि निराश्रित बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपए प्रदान करेगी। ठीक है ना, क्लियर? मतलब 1,01,000 रुपए प्रदान किया जाएगा जो निराश्रित बालिकाएं हैं। ठीक है ना, किसके लिए? शादी है। क्यों? क्योंकि गार्जियंस तो है नहीं। ठीक है ना, वो कोविड में क्या हो गए, नहीं रहे। अब क्या है, बच्चों के चल अचल संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। मतलब गार्जियंस थे, उनका एक घर था, जो गार्जियंस कोविड-19 में चल बसे, ठीक है ना, वो फाइनली मान लीजिए उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति, ठीक है ना, क्लियर? संपत्ति थी, अब संपत्ति का रखवाला कौन रहेगा? भाई वो छोटा बच्चा तो कर नहीं सकता है फाइनली, क्योंकि उसमें एज ग्रुप भी दे दिया है 0 to 18, ठीक है ना, क्लियर? मान लीजिए 2 वर्ष का बच्चा है, वो संपत्ति के बारे में क्या जानता है? ठीक है ना, तो सरकार उसका क्या करेगी? उसके संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। ठीक है ना, क्लियर? बालिका है तो बालिका को शादी के लिए 18 साल के बाद, यहाँ पहले नहीं, कब है? पश्चात, 18 वर्ष की आयु के पश्चात क्या दिया जाएगा? शादी का खर्चा दिया जाएगा। ठीक है ना, कितना दिया जाएगा? 1,01,000 रुपए। ठीक है ना, क्लियर? समझ? अरे ज़्यादा नहीं है भाई, कम है। ठीक है ना, और अगर बच्ची कुछ अपने बन जाती है तो भाई बहुत अच्छा है। ठीक है ना, क्लियर? तो मतलब ओवरऑल भाई एक ही बच्ची तो है नहीं, कई बच्चों के लिए ये योजना है। ठीक है ना, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये चीजें कर रही है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का एक बार फिर से जान लेते हैं क्या है। मई में इसको क्या किया गया? 21 में घोषित किया गया। ठीक है ना, इसमें आयु सीमा कितनी रखी गई है? 0 to 18 रखी गई है। ठीक है ना, क्लियर? इसमें 3 चीजों पे विशेष ध्यान दिया गया है। पहला न्यूट्रिशन पे, दूसरा सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पे, तीसरा एजुकेशन पे। ठीक है ना, क्लियर? समझ में आया? मतलब NSC आप समझ लो, NSE, N फॉर न्यूट्रिशन, S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर एजुकेशन। ठीक है ना, इन तीनों की चीजों पे ध्यान दिया गया है। बच्चे जो अनाथ हैं, ठीक है ना, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको शिक्षा के लिए कस्तूरबा विद्यालय, ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, या जो राज्य के बाल सेवा गृह हैं, ठीक है ना, बाल गृह हैं, उनमें क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। ठीक है ना, और जो बच्चे 12 पास कर चुके हैं उनको टैबलेट भी क्या किया जाएगा? वितरित किया जाएगा शिक्षा के लिए। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसको क्या दिया जाएगा? लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। 18 वर्ष पश्चात जो बालिकाएं हैं उनको शादी के लिए 1,01,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और जिन बच्चों की संपत्ति है उनकी संपत्ति की रखवाली कौन करेगा? सुरक्षा कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है ना, क्लियर? तो ये इसकी के प्रमुख अंश हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट नहीं सेलेक्ट करिए ठीक है ना, क्लियर? यही है। चलिए, ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। ठीक, उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, ठीक, ये शुरू किया गया था कब? 15 मई को, 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी। ठीक है ना, क्लियर? अब ये क्या है कि इसमें जो दिया है, कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है ना, क्लियर? अब ध्यान लीजिए कैसे कैसे क्या।
जैसे दिया था कि कोविड के समय, ठीक है ना, कोविड के समय अचानक से जब कोविड आया तो कई कई चीजों की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। जैसे आप अचानक से मास्क, भाई आपको एक वो स्लोगन दिया गया था, 2 गज दूरी, मास्क जो है जरूरी, सब लोग उस दौर से गुजरे, ठीक है ना। मास्क अचानक से, आप मास्क का भाई उतना यूज तो आ नहीं रहा था, उससे पहले आप किसी को मास्क लगाता नहीं देखते होगे, ठीक है ना, क्लियर। आज क्या है, आज हर कोई बीमारी अगर आ जा रही है सांस से रिलेटेड है तो वो क्या कर रहा है, मास्क लगा ले रहा है। जिसको भी सर्दी हुआ है, आप क्यों इशारा कर रहे हैं, ठीक, हो सके इनको सर्दी हुआ हो, जुकाम हुआ हो, फ्लू हुआ हो, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा हुआ हो, ठीक है ना, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस है, मतलब कम्युनिकेशन से फैलते हैं, ठीक। तो ऐसे डिजीज जो कम्युनिकेशन से फैल रहे हैं, ठीक है ना, संचारी जिनको कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर, वो रोग खतरनाक होते हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ा औजार है, क्या, अपने नाक को क्या कर ले, ढक ले, ठीक है ना, क्लियर। तो फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, अब उस समय क्या था कि उस समय क्या मास्क चल रहा था, किसके घर में मास्क था, ढूंढे नहीं मिलता था, ठीक। जिसको मास्क नहीं था वो क्या करता था कि गमछा होता है, गमछा पूरा एकदम फोल्ड करके लगा लेता था, लगाता था कि नहीं लगाता था, बचे रहता था। तो ओवरऑल इसकी आवश्यकता पड़ी, तो यही कहा है कि नई इकाइयों की स्थापना, यहाँ क्या है, नई कोविड से संबंधित, यहाँ क्या दिया हुआ है, इस योजना का मतलब क्या है कि कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार। मान लीजिए जो चालू इकाइयां हैं, उस समय आपने देखा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे थे, और जो प्लांट लगा रहा था उसको सब्सिडी दी जा रही थी कि आप लगाओ प्लांट, सरकार आपको सब्सिडी देगी, ठीक है ना, आपका बिजनेस भी दुरुस्त हो जाएगा और सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो सरकार प्रोत्साहन उस चीज को दे रही है, तो वही है कि चालू जो इकाइयां हैं उनका विस्तार करना, एक्सपेंशन करना। अगर आप छोटे स्तर पर ये चला रहे हो तो बड़े स्तर पर उसको चलाओ। ऑक्सीजन प्लांट आपका केवल इतने में है तो हर जगह आप क्या करो, फैलाओ, उसको विस्तार करो, एक्सपेंशन करो, जिससे कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, इसके अलावा नई इकाइयों की स्थापना, भाई वैक्सीन भी बन रही थी, वैक्सीन दुनिया भर की बन रही थी, भारत वैक्सीनेशन में WHO तक को हेल्प किया कि नहीं, विभिन्न देशों को भारत ने वैक्सीनेशंस पहुंचाई, टीकाकरण, ठीक है ना, टीका पहुंचाया, भाई कोवैक्सीन था, ठीक है ना, था कि नहीं था, तो कई जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ये सब इकाइयां, नई नई इकाइयां चली। अब इनके बारे में आ जाते हैं वित्तीय सहायता, कि सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता दी जा रही है, ठीक, ये जान लेते हैं। पात्र इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और यंत्रों की स्थापना हेतु कुल व्यय का 25% या अधिकतम 10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता की कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। मान लीजिए हमने अगर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, एक आप कोई उदाहरण लीजिए, अगर आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जैसे यहाँ प्लांट की बात की है, हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, तो उस पर हमें कुल व्यय का, अगर आप जो है 10 करोड़ लग रहा है तो उसका 25%, ठीक है ना, 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 40 करोड़ का प्लांट लग गया, तो 40 करोड़ के प्लांट में सरकार 25%, 40 का 25% कितना हुआ, 10 करोड़, ठीक है ना। तो 10 करोड़ सरकार क्या देगी, आपको सब्सिडी देगी, ठीक है ना, आपको कुल व्यय का 25% दे देगी सरकार, कि आपको उतना नहीं लगाना है, आपको 40 करोड़ का प्लांट लगाना है जिसमें 30 करोड़ आपको देना है, 10 करोड़ क्या देगी सरकार देगी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सीमा निर्धारित कर दी गई, या तो 25%
या तो अधिकतम अगर पैसा दे रही है सरकार तो कितना 10 करोड़, ठीक है ना, ये निर्धारित कर दिया गया, ठीक। और किस रूप में दिया जाएगा? कैपिटल सब्सिडी के रूप में, ठीक है ना। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है ना, और सब्सिडी, ठीक है ना। सब्सिडी यानी जो रियायत दी जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद यहाँ है प्रमुख तथ्य, यह योजना अधिसूचना जारी होने के 1 वर्ष तक प्रभावित रहेगी। उस समय 1 वर्ष तक ही ये प्रभावित थी, ठीक है ना, कि मतलब मान लीजिए कोविड का प्रभाव 1 साल बाद खत्म हो जाए तो तब भी क्या लाभ मिलेगा? तब लाभ उनके पात्र नहीं रह जाएंगे। आज जो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, ठीक है ना, क्या उसको 10 करोड़ दिया जा रहा है? नहीं दिया जाएगा। ये आवश्यकता उस समय की, ठीक है ना, इस वजह से ये दिया गया, ठीक। आगे योजना का लाभ लेने हेतु पात्र इकाई को किसी भी कमर्शियल बैंक या सिडबी से आवेदन करना होगा, ठीक है ना, क्लियर। सिडबी जान रहे हैं? सिडबी यानी कोई बताएगा कौन? सिडबी का फुल फॉर्म? एनीवन एल्स? कोई? सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? कौन बैंक है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं सिडबी। क्या कहते हैं? सिडबी। इसका मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। केवल लाइनर में पूछा जाता है सिडबी क्या है? सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI है, ठीक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसी में स्मॉल लगा दिया गया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्लियर। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, क्लियर। स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर हमको लगाना है, अच्छा ये बंद करते हैं, चलिए बंद कर देते हैं। आप सही है? अब चमक नहीं रहा है ना? हाँ भाई, आप लोग को दिखे, हम तो 4 आँख वाले हैं, ठीक है ना, हमको तो बहुत दिखता है, ठीक है कि नहीं है? शंकर जी 3 नेत्र थे, हम 4 नेत्र वाले हैं। चलिए, ठीक, तो समझ में आया। तो सिडबी हमारा क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्लियर। मतलब यहाँ अगर इंडस्ट्री, हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। जैसे हमें मान लीजिए वाटर प्लांट लगाना है, RO प्लांट लगाना है, तो RO प्लांट क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री आएगा, ठीक। हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, ये स्मॉल में आएगा। तो हमें वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कोई भी आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसकी आवश्यकता होती है? कैपिटल की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है कि नहीं, ठीक। और अगर उसमें सरकार रियायत दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो लाभप्रद हो जाता है। सरकार उस समय क्यों लाभ दे रही थी आपको? सरकार इस वजह से लाभ दे रही थी क्योंकि सरकार का भी उसमें फायदा था। सरकार के पास उतना ग्रोथ नहीं था, ठीक। आप उसमें अगर अपनी कुछ राशि लगा रहे हो और सरकार थोड़ा सा व्यय कर दे रही है, तो लोगों की उसमें क्या हो जा रही थी? सहायता हो जा रही है, ठीक है ना। आज आप लगाइए, सरकार आपको सहायता नहीं देगी, क्योंकि वो क्या थी? विषम परिस्थितियाँ। उसमें एक चीज़ और चला था क्या? जब कभी भी मान लीजिए कोविड का हम लोग को मेंस लिखे हैं, तो उसमें मेंस में निबंध में लिखते भी थे हमेशा 2-3 चीज़ें बहुत फेमस हुई। क्या? आपदा में अवसर, ठीक है ना, आपदा में अवसर। ये आपदा में अवसर कई लोग तलाश लिए। इस समय भारत की सबसे बड़ी अगर देखा जाए, ठीक है ना, क्या उसको कहा जाता है? बिजनेस
में बढ़ना, ठीक है ना, वो आप देखो फिजिक्स वाला, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? ठीक, सबसे ज़्यादा इनकम उसी की है प्रेजेंट टाइम में, ठीक, क्यों? क्योंकि उसने आपदा में अवसर तलाश लिया। आप देखो कि उस समय क्या डिजिटल जो पढ़ाई हो रही है, ठीक, उससे पहले उतनी चलन में थी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या हो गई, ये क्लासेस चलन में आ गई, ठीक है ना। जिसने उस अवसर को भुना लिया, आपदा में अवसर तलाश लिया, वो बढ़ गया, ठीक है ना, क्लियर, वो बढ़ गया। वो सबसे बड़ा अगर देखा जाए यूनिकॉर्न तो इस समय वही है, ठीक है ना। बाकी सब इस समय सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न का मतलब होता है, देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है यूनिकॉर्न, क्या होता है? यूनिकॉर्न। एक होता है सूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न, ठीक। यूनिकॉर्न का मतलब जो पहले शुरुआत हम लोग किससे करते हैं? स्टार्टअप से। स्टार्टअप हम उसे कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हमने लगाई, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, उसी को हम क्या कह दिए? स्टार्टअप कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार ये स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप क्या है? तो स्टार्टअप ये कि कोई भी आपने इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, डेवलप की, ठीक है ना। मान लीजिए आपने जूता बनाने का एक धंधा शुरू किया, ठीक है ना, क्लियर, उसे मार्केट तक पहुंचाया, ठीक है ना, उससे पैसा कमाया, ये आपका एक स्टार्टअप हो गया। आपने एक वाटर प्लांट लगाया, ठीक है ना, वाटर प्लांट कई लोग लगाते हैं, लेकिन एक क्षेत्र सीमा तक ही रह जाता है, क्या उससे ज़्यादा कर पाते हैं? नहीं। तो ये उनका ये स्टार्टअप हो गया, ठीक। अब उसी को इसको एक्सपेंशन करना, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड यानी फैलाया, बहुत ज़्यादा फैलाया, ठीक, इसको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर दिया, छोटे से बड़े तक ले गए, ठीक है ना। तो दैट बिकम्स क्या? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न तब होता है जब एक सीमा तक वो लाभ अर्जित कर रहा हो, जैसे बनाया गया है कि इतना लाभांश होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसी तौर पे बनाए गए हैं कौन? आपके मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, ठीक है ना। उनके लाभांश यानी डिविडेंड्स के आधार पर बनाए गए कि इनका हर वर्ष, ठीक है ना, एनुअल इतना लाभ हो रहा है तो मिनी रत्न है, इससे ज्यादा हो रहा है तो नवरत्न है, और इससे ज्यादा हो रहा है तो महारत्न, ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो सार्वजनिक उद्योगों पर हो गए, पब्लिक सेक्टर वाले पे हो गए, लेकिन जो कंपनीज डेवलप कर रही हैं उनके पे यूनिकॉर्न का ठप्पा लग रहा है। फिजिक्स वाला जो है वो फाइनली क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? यूनिकॉर्न हो गया। सूनिकॉर्न भी आजकल टर्म चला है। सूनिकॉर्न मतलब ये सून टू बी यूनिकॉर्न, ठीक है ना, सून टू बी यूनिकॉर्न। सून का मतलब जल्द ही, ठीक है ना, बनने वाले हैं कौन? यूनिकॉर्न। मतलब उस दौड़ में होड़ लगाए बैठे, पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना, बनने वाले हैं कौन? यूनिकॉर्न। तो ये हो जाता है सूनिकॉर्न, ठीक है ना, क्लियर। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, यूनिकॉर्न कौन, सूनिकॉर्न, ठीक है ना, क्लियर। दोनों को अपने अर्थ हैं दोनों के, ठीक है ना, क्लियर। तो यही चीज है। फिर उसके बाद आ जाइए अधिसूचना, मतलब 1 साल तक ही प्रभावी था अधिसूचना के बाद, नोटिफिकेशन के बाद। आगे आते हैं, योजना का लाभ देने के लिए पात्र इकाई कमर्शियल बैंक और सिडबी, ठीक है ना, आवेदन करना होगा। फिर पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण और उन्हें उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिसूचना 2020 के अंतर्गत 72 घंटे में एनओसी प्रदान करना होगा, ठीक है ना। एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, ठीक है ना, क्लियर। मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा कि मतलब ये जो उद्योग लगा रहे हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन हमारा किसी भी तरीके का नहीं है। किसके द्वारा? एमएसएमई अधिनियम 2000 के द्वारा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, केंद्र सरकार से संबंधित
एनओसी दिलवाने में फास्ट ट्रैक मोड में मदद करवाने की व्यवस्था भी थी कि भाई सरकार को उस समय मदद कर रहे थे जो लोग, सरकार उनको एनओसी भी दे रही थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जल्दी जल्दी दे रही थी कि भैया तुम अपनी इंडस्ट्री चलाओ, ऑक्सीजन पैदा करो जिससे लोग बचें, ठीक है ना, मास्क ले आओ, ठीक है ना, सरकार तुमको सब्सिडी देगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगी, ठीक है ना, केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था। तो मतलब ओवरऑल ये बस याद रखिएगा कि अब थोड़ा ये पुराना चूंकि हो चुका है, लेकिन चूंकि पुराना हो चुका है, कभी भी कोई भी चीज मेंस के लिए पुराना नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वो अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ हमेशा पूछते रहते हैं, क्योंकि कोविड महामारी बहुत बड़ी महामारी थी, ठीक है ना, देश प्रदेश हर कोई प्रभावित हुआ था, तो आज तक ये चीज़ें चलन में हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा, ठीक, नेक्स्ट हमारा है उत्तर मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये भी उसी समय का, ठीक है ना, क्लियर। कहा है ये कि कोरोना महामारी के कारण, मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, विपरीत प्रवास, ठीक है ना, विपरीत प्रवास बताया था कि नहीं आप लोगों को, बताया था, ठीक है ना, क्लियर। तो विपरीत प्रवास से ही रिलेटेड ये है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। विपरीत प्रवास का मतलब ये था कि ऐसे श्रमिक जो बाहर गए थे कमाने के लिए, कोविड के समय में वो अपने घरों को वापस आए, ठीक है ना, तो वो विपरीत प्रवास कहलाया, ठीक है ना। तो ऐसा था कि कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों में वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है ना। भाई अब उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो, ठीक है ना, वो तो बाहर जब कमा रहे थे वो तो परिवार से निकाल के वापस, ठीक, यहाँ भी कोविड का समय है, लॉकडाउन लगा है, तो वो अब कैसे जाए, कोई जाएगा तो सबसे पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाता था, चलो ठीक है ना, क्लियर। भाई कार से देखिए इफेक्ट पड़ता है, आप कार से उतरो, हाँ भाई ये साफ सुथरा है, अब कोई पैदल चला जाए, एक यहाँ माइंडसेट बनता है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चलो सैनिटाइजर रखा हुआ है, लगा, हॉस्पिटल से आ रहा है तब तो और मतलब उस समय का माइंडसेट है, ठीक है ना, कि सैनिटाइजर उपयोग, तो मतलब ये है कि रोजगार उनको उपलब्ध करवाना, और अगर रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहा है तो स्वरोजगार, वो मतलब जिसमें एक्सपर्टाइज है जिस श्रम में, उसका स्वरोजगार वो कर सके, उसके लिए एक बजट 2021-22 में राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ठीक है ना, इस योजना के, ठीक। उसमें ये था कि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान करने की व्यवस्था, ठीक है ना, 10 लाख रुपए तक की ये थी, किसके लिए, स्वरोजगार के लिए, किसको, महिलाओं को, ठीक है ना। वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% के ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने की व्यवस्था, ठीक है ना, क्लियर। कहीं से भी जेंडर इक्वालिटी दिख रही है, आप दिख रही है, इनइक्वालिटी है ना, है, कहाँ से इक्वालिटी होना चाहिए ना, ब्याज सब में होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ओवरऑल ये है कि 10 लाख महिलाओं को, मतलब 10 लाख रुपए जो है महिलाओं को फ्री में दिया जा रहा था, मतलब बिना किसी ब्याज के, लेकिन पुरुषों को जो दिया जा रहा था वो कितने में दिया जा रहा था, 4%, ये याद रखिएगा बस, ठीक है ना, क्लियर। तो यही है वो। अगली योजना जान लीजिए, अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है ना, सक्षम सुपोषण योजना, ठीक। थोड़ा उत्तर प्रदेश में नाम टिपिकल है, ठीक है ना, और इंग्लिश नहीं है,
हिंदी में ही याद करना है, सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है ना, क्लियर। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है ना। अब ये कहिए जैसे अभी आएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, अब इंग्लिश कहाँ से लाएंगे, तो अभ्युदय ही बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से ये भी है कि सक्षम सुपोषण योजना, तो नाम आपको हिंदी में ही याद करना, ठीक है ना, क्लियर। ये किस बजट में हुआ था, 21-22 में, ठीक है ना, और क्रियान्वयन वर्ष जो था वो 2020, ये 21-22 था भाई। 21-22 में इनके बजट में आया, और क्रियान्वयन वर्ष, क्रियान्वयन कभी भी किया जाता है तो 1 अप्रैल से किया जाता है, ठीक है ना। बजट तो आपका कब आ जा रहा है, आपका 1 फरवरी को आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले फरवरी लास्ट में आता था, ठीक है ना, लेकिन अब कब आ रहा है, फरवरी शुरुआत में, 1 फरवरी को आ जाता है, ठीक है ना। वो बजट किया जाता है आने वाले 2 माह के बाद जो 1 अप्रैल पड़ रहा है, ठीक है ना। तब तक सरकार उसके लिए क्या करती है, योजनाएं बनाती है या उसका जो भी करना रहता है प्रयास वो करती है, ठीक है ना, क्लियर। इसकी आवश्यकता क्या थी, ये जानिए। आवश्यकता है कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने, नाम से ही क्लियर है कि सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है ना, सक्षम सुपोषण योजना, और किसके लिए है, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटते हैं, ठीक, क्लियर। आगे आइए, आगे जो है ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कि 100 करोड़ रुपए थोड़ा सा पुराना हो चुका है, डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं, बस ये ध्यान में रखिएगा कि ये किस बजट वर्ष में चला, ठीक है ना, 21-22 में, ठीक है ना, और लागू हुआ था, इसका मतलब 1 अप्रैल 22 से ये क्या हो गया था, लागू हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। सॉरी, 1 अप्रैल 21 से, 1 अप्रैल 21 से लागू हुआ था, और कब तक, वो आगे जब तक दिया रहे, ठीक है ना, क्लियर। मुख्य तथ्य क्या है, ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त, कुपोषित यानी नॉन न्यूट्रिशन, ठीक है ना। कुपोषण आप लोग जान रहे हैं खाने की कमी से होता है, भोज्य पदार्थों की कमी से होता है। जैसे भोज्य पदार्थ आप लोग पढ़ते होंगे कि आप लोगों के खाने में जो 3 चीजें बहुत आवश्यक होनी चाहिए। पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, शुगर आता है। अगर हम लोग शुगर का अध्ययन कर रहे हैं, शर्कराओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो वी आर स्टडिंग अबाउट क्या, पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स। भाई सैकेराइड का मतलब क्या, शुगर, ठीक है ना, क्लियर। आलू में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, शुगर, ठीक। चावल में क्या है, मक्का में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, क्लियर। हमारे शरीर को आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक, क्लियर। जैसे यहाँ कुछ चीजें जान लीजिए, जैसे आपको बताते हैं, यही लिख देते हैं, जानिए। जैसे है क्या, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में, शुगर्स के बारे में, शुगर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिए। शुगर्स में जैसे आप लोग आलू, चावल, ठीक है ना, गन्ना, ये सब जितने भी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जितने भी ओज है, ओज का मतलब क्या, शुगर। ओज जहाँ भी लग जाए वो क्या होगा, शुगर, ठीक है ना, क्लियर। जैसे 2 प्रश्न आता है, आप लोग जान लीजिए। जैसे पूछा जाता है कि हमारे भोज्य पदार्थ में सबसे ज्यादा, हमारे भोज्य पदार्थ में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट होता है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है फैट, और चौथा ऑप्शन है विटामिन। आप क्या ऑप्शन लगाओगे, कार्बोहाइड्रेट।
सबसे ज्यादा फूड इंटेक जो हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, दैट पर्टिकुलर इज क्या? कार्बोहाइड्रेट। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना भाई? गेहूं हम लोग खा रहे हैं, गेहूं क्या है? शुगर है। चावल हम लोग खा रहे हैं, आलू हम लोग खा रहे हैं, केला हम लोग खा रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? फल हम लोग खा रहे हैं, तो ऑल कंटेंट मोर क्या? शुगर। एंड शुगर हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? क्लियर? एक काम इनका होता है, ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि शुगर्स का एक ही काम होता है, दैट गिव्स अस क्या? एनर्जी। ठीक है ना? अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाले कण कौन से हैं? एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा कौन? विटामिन। तो इन चारों में आप क्या लगाओगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर ये पूछ ले आपसे, एक कंसेप्ट वाला सवाल है कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन? सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? आया हुआ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी यूपीपीसीएस ने पूछा है वो सब यही है, बताइए। है सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? एक मोल अगर हम खा लेंगे ये तो चारों में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? विच गिव्स अस मोर एनर्जी देन अदर्स? बताइए। फैट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कितने कार्बोहाइड्रेट वाले हाथ उठाए? बस आप बस दो लोग कार्बोहाइड्रेट वाले, दो लोग। प्रोटीन ही होगा सर, जिम वाले यूज करते हैं ना प्रोटीन कितने लोग हैं हाथ उठाए? प्रोटीन ज़्यादा ऊर्जा देता है, प्रोटीन ज़्यादा ऊर्जा देता है। प्रोटीन वाले कितने हैं हाथ उठाए? अच्छा, आपकी घटा है। प्रोटीन ज़्यादा ऊर्जा देता है। आप कितने प्रोटीन वाले हैं हाथ उठाए? हाँ, कितने लोग? ठीक। अच्छा, फैट वाले कितने हैं? ऊर्जा फैट यानी वसा। वसा में ठीक, अब वसा है। वसा वाले कितने हैं? ये वसा है। और कोई आपका साथ दोनों नहीं दे रहे। ठीक। अच्छा, विटामिन वाले कितने हैं ये बताइए? विटामिन वाले कोई तो हाथ उठाओगे ना, जब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोले ही खेलना है, ठीक है ना? तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हो? विटामिन वाले कोई? एनीवन एल्स? दोनों नहीं है विटामिन वाले, एकदम ठीक। आंसर क्या है? आंसर है ये ध्यान दो, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? फैट देता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट देता है, ठीक है ना? क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। आप इससे भी तुलना लगा सकते हो कि जो फैट व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, अगर व्रत रह रहा है या रोजा रह रहा है तो ज़्यादा परसिस्ट कर सकता है, और जो लकड़ी है वो क्या करेगा? तो गिर जाएगा। मानते हैं कि नहीं? ठीक। तो फैट ही वो आपके फैट जो है डिजॉल्व कहाँ है? आप स्टोर कहाँ है? आपके मसल्स में और लीवर में, दो जगहों। वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? भोजन की कमी को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है ना? स्टार्वेशन वाले कंडीशंस में, ठीक है ना? क्लियर? ये चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। ये डेटा आया हुआ भी है, 9.3 किलो कैलोरी। ये ध्यान में रखिएगा, ये लिख लीजिएगा। जो पॉइंट लिखवाया जाए उसे लिख लिया कीजिए, मेंशन कर लिया कीजिए कि 9.3 किलो कैलोरी फैट देता है। एक मोल फैट कितना देगा? 9.3 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट जो देता है वो 4.3 किलो कैलोरी देता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? ये कितना देगा? 4.3 किलो कैलोरी। प्रोटीन जो है वो 4.1 देता है, 4.1 किलो कैलोरी। ये ध्यान रखना, ये 3 है, ठीक है ना? विटामिन केवल, ठीक है ना, कमी को पूरा करता है, ठीक है ना? जो भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आते हैं, कमी वाले रोगों में हमारे कौन आता है? विटामिन आता है। अब देखिए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर,
पूछा जाता है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, कमी से ये रोग हुआ है। तो कमी वाले जो रोग होते हैं वो कौन करता है? विटामिन करता है। ठीक है ना, क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा, फैट उसी में आता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन केवल शरीर निर्माण के लिए उपयोग में आता है। दैट पर्टिकुलर इज फॉर बॉडी बिल्डिंग। किसके लिए? शरीर निर्माण। ये जो होता है किसके लिए होता है? शरीर निर्माण के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। और ये दोनों ऊर्जा के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों ऊर्जा देने वाले होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? अभी बात हो रही थी प्रोटीन की, कि प्रोटीन के डब्बे रखे रहते हैं जिमों में। ये ध्यान में रखिएगा, वो प्रोटीन के डब्बे नहीं होते, वो किसके डब्बे होते हैं? स्टीरॉइड्स के होते हैं। किसके होते हैं? स्टीरॉइड्स के। अब क्या लीजिए, व्हाट इज स्टीरॉइड्स? स्टीरॉइड्स आर नथिंग बट क्या? फैट। किसमें आता है? एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग फैट के बारे में पढ़ते हैं, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स में स्टीरॉयड आते हैं, फैट आते हैं, ऑयल आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आते हैं। ये सारे चिकने चीज़ें, चिकने पदार्थ, ये किस में आते हैं? स्टीरॉयड्स में आते हैं। जो जिम में रखा रहता है वो स्टीरॉयड्स रहता है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी आपका चल रहा है कि आई एम अ कम्प्लान बॉय, आई एम अ कम्प्लान गर्ल, ठीक है ना, करते हैं ना लोग। ठीक, आजकल के बच्चे जो है, जो शहरों में रह रहे हैं, कम्प्लान पी के बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो जा रहे हैं। ठीक, दैट पर्टिकुलर इज स्टीरॉयडल एक्शन। ये कैसा एक्शन है? स्टीरॉयडल एक्शन। जिम में जो लड़का जाता है, जिम वाला बड़े प्रेम से उसको समझा देता है कि ऐसा है कि ये डब्बा है, इसे लीजिए, प्रतिदिन 2 चम्मच सेवन कीजिए और खूब कसरत कीजिए। ठीक है ना, ये क्या होता है? स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड जो काम करते हैं वो किसका काम करते हैं? वो स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है उत्तेजक। क्या होता है? उत्तेजक, जो उत्तेजना फैलाता है। क्या फैलाता है? उत्तेजना फैलाता है, उत्तेजक का काम करते हैं। अब आपको क्या करेगा कि आप 2 चम्मच खा लिए, अब आपको थकान होगी ही नहीं, और आप कसरत किए जा रहे हो, तो आपकी शरीर गठीली हो जाती है। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक है ना, प्लस आपकी शरीर गठीली हो गई। ठीक, लेकिन दैट अफेक्ट्स योर लीवर एंड किडनी। ये आपके लीवर और किडनी को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। और जब प्रभावित हो जाता है तो फिर भाई सारा जिम क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर? इस वजह से इन चीज़ों का सेवन न करें। अरे सेहत बनाने के लिए बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट सब पड़ा हुआ है मार्केट में, वो लीजिए। कौन जरूरी है जिम वाला पाउडर लेना? आवश्यक है? नहीं है। आप देखते होंगे 2 एजेंसियां हैं जिसका नाम है नाडा। आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी। नाडा और वाडा। नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है ना, नाडा का मतलब क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का मतलब क्या? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है ना। होता क्या है कि हमारा ये ब्रेन, ये जो है, ये हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामीन। ठीक है ना, डोप रीजन, डोपामीन रीजन। डोपामीन रीजन जो होता है वो क्या करता है, जब आप कुछ ड्रग्स का सेवन कर लेते हो या स्टेरॉयडल सेवन कर लेते हो, तो फाइनली वो आपके इस लेयर को ढक देता है, जिससे आप में थकान की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आपको पता ही नहीं चलता कि यार हम थके हैं कि नहीं थके हैं, बस आप काम किए जा रहे हो। ठीक है ना, तो फाइनली इसी को हम लोग कहते हैं डोप टेस्ट। इसी को क्या कहते हैं? डोप टेस्ट। और ये एजेंसियां जो है ठीक क्या करती हैं? इस टेस्ट को अंजाम देती हैं। आपने देखा होगा एक ड्रग के बारे में इम्तिहान में पूछा गया है जिसका नाम है नॉन्ड्रोलोन। ठीक है ना, नॉन्ड्रोलोन एक ड्रग है। यही खेल खिलाड़ी और एथलीट्स लेते हैं। किसको? नॉन्ड्रोलोन। ठीक है ना, ये एक ड्रग है।
और ये ड्रग क्या होता है, दैट पर्टिकुलर ड्रग इज क्या, स्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड लिक्विड में रहता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, स्टेरॉइड। ठीक है ना, खतरनाक होता है। अब मतलब खा लिए और दौड़े जा रहे हैं, एथलीट को थकाना ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पता चला एथलीट, वो लोगों को शक हो गया, तुरंत डोप टेस्ट कराया जाता है। भाई शक आप ही को नहीं होगा, सबको होने लगेगा, यार ये तो दौड़े जा रहा है, थकान ही नहीं हो रही है। भाई यहाँ देखने वाले, भाई आप थोड़ी ना, आजकल तो 3rd और 4th अंपायर हो गए हर जगह, हर खेल में हो गए हैं, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, तो पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। उनके प्री एक्शंस को देख करके भाई कर दिया जाता है कि चलो भैया डोप टेस्ट कराओ, और पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ना। और फिर उनसे पदक क्या कर लिया जाता है, जो भेंट किया जाता है वो सप्रेम ले लिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। स्टेरॉइड ड्रग नहीं है, स्टेरॉइड इज लिपिड। स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल भी आता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल। चाय क्या है, चाय भी स्टिमुलेंट की श्रेणी में आता है, इसकी श्रेणी में आता है, लेकिन ये स्टेरॉइड नहीं। चाय यानी टी, कॉफी, कैफीन रहता है। ये स्टिमुलेंट है, उत्तेजना करते हैं, उत्तेजक के रूप में पूछा जाता है, विच वन इज यूज्ड एज स्टिमुलेंट। उत्तेजक के रूप में कौन प्रयोग होते हैं, चाय, कॉफी, तंबाकू। कई लोग सुबह जब तक तंबाकू खाए ना, बाकी आप समझदार हैं, वो भी ऑल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक। तो कहने का मतलब वही चीज़ है। अब चाय, कई लोग पढ़ने बैठते हैं, कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, चाय मिला ही नहीं, घर वालों पे गुस्साना शुरू, ठीक है ना। तो चाय क्या होता है, स्टिमुलेंट का काम कर रहा है, उत्तेजक का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, आगे देख लीजिए कि इसमें कौन थे चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त। एनीमिया का मतलब होता है आयरन की कमी, आयरन की कमी, दैट मीन्स जॉन्डिस एक हिसाब से, ठीक है ना। पीलिया जिसको कहा जाता है, पीत ज्वर अलग है, लेकिन पीलिया कहा ही जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये एनीमिया यानी आयरन की कमी हो जाती है, और कुपोषण की कमी, कुपोषण दो ही चीज है, ठीक है ना, या तो प्रोटीन की कमी या तो कार्बोहाइड्रेट की कमी, इन्हीं दोनों को कुपोषण कहते हैं, ठीक है ना, इन दोनों की कमी, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना, क्लियर। इसे जान लीजिए कि क्या है, ये कौन सी योजना है, ठीक। इसके मुख्य अंश जान लीजिए, कब ये शुरू हुआ, ये तिथि याद रखिएगा, ठीक है ना, तिथि आपको याद रखना है कब शुरू हुआ। ये 18 फरवरी, ठीक है ना, 18 फरवरी को शुरुआत हुई थी 2020 में, ठीक, क्लियर। उसके बाद आइए, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। आवश्यकता है रोजगार एवं स्वरोजगार जोड़ने हेतु, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसको ऐसे भी याद रखिएगा, जैसे आप लोगों के यूपी में कई इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ठीक, कैसे, जैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लिखिए, ठीक है ना। तो मतलब उनके कल्याण हेतु जो सरकार योजनाएं चला रही है, ठीक है ना, वो क्या हुआ, योजनाओं के बारे में आप लिखिए, ठीक है ना, उनको क्या क्या लाभ दे रहे हैं। दूसरा है सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिलाओं के लिए कल्याण हेतु, ठीक है ना, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो महिलाओं के कल्याण हेतु जो योजनाएं सब एक जगह हो गए। फिर शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार, ठीक,
तो उसमें ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सब कैटेगरी बनी है, ठीक है ना। तो उस तरीके से ये आ जाता है। तो ये योजना कब चली? 18 फरवरी 2020 को चली, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना इसको, युवाओं, ठीक है ना, क्लियर। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के युवाओं को उद्योगों, ठीक, उद्योग जब भी लगेगा वो स्वरोजगार ही होगा, उद्योग लगेगा तो रोजगार भी बनेंगे, ठीक है ना, क्लियर। एमएसएमई, एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म लघु और, ठीक है ना, मध्यम उद्योग जो भी है, इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना, ठीक है ना। अब सरकार क्या करेगी कि उद्योगों में और एमएसएमई इकाइयों में, ठीक है ना, प्रशिक्षण देगी। कहा है प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ऑन जॉब, ठीक है ना। तो जॉब लगा, एक लिमिट के लिए हमने प्रशिक्षण दिया और फिर उनको उस समय के लिए क्या कर दिया? जॉब दे दिया। जब वो वहाँ सीख गए, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो अन्य जगहों पे भी काम पा लेते हैं, ठीक है ना। यही उनका उद्देश्य होता है कि मतलब प्रेशर के रूप में सरकार इनको क्या कर दे, कहीं और जॉब रख दे, प्रशिक्षण दे दे, ठीक। उसके बाद प्रशिक्षण भत्ता मिलेगा। कितना मिलेगा? प्रति माह 2500 रुपए, ठीक है ना। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों का अंश होगा। केंद्र सरकार 1500, ठीक है ना, और राज्य सरकार कितना देगी? मतलब यहाँ 60 और 40 का रेशियो है। 60-40 हुआ ना, मतलब कितना हुआ? उतना ही हुआ, ठीक। और 1000 भी उतना ही हुआ, ठीक। तो 60 और 40 का रेशियो है, यही ना। चलिए आगे नेक्स्ट, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 60 और 40 का ही हुआ ना, हाँ। चलिए ठीक भाई, देख लीजिए, अगर 20-20 सब में जोड़ लीजिए ना कि 500 में, तो 100 हुआ कि नहीं हुआ? अगर 500 को हम 20 माने तो इधर 60 हो गया, इधर कितना हुआ? 40 हुआ कि नहीं? ठीक। सवाल भाई ऐसे ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सब कॉमन चीजें हैं, एप्टीट्यूड है। एक पेपर आपका होता है कौन? सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड में ये होता है, ठीक है ना, कि यदि सरकार 1500 का अनुदान और राज्य सरकार 1000 का अनुदान दे रही है, तो उनके मध्य, ठीक है ना, अनुपात क्या होगा? तो अनुपात कितना हुआ भाई? 3:2 का। और परसेंटेज अगर पूछा जाए तो कितना? वो 60% और ये 40% हुआ कि नहीं? ठीक, ये सब आने चाहिए सवाल। चलिए आगे आइए, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, तो ये समझ में आया कि नहीं? शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। पहले क्या 18 फरवरी 2020 को लागू हुआ, ठीक। रोजगार स्वरोजगार को योजना के लिए सरकार क्या करेगी? इनको फ्रेशर के रूप में प्रशिक्षण देगी और प्रशिक्षण का इनको 2500 रुपये देगी। उस 2500 रुपये में 1500 जो होगा वो केंद्र सरकार और 1000 जो होगा वो राज्य सरकार प्रदान करेगी, बस। अब इसी को बढ़ा चढ़ा करके लिखना तो नहीं लिख सकते हैं। सरकार, केंद्र सरकार 60% देगी, वो 40% देगी, ये 3:2 के रेशियो में होगा। लड़के लिखने वाले लिख ही डाल रहे है कि नहीं है? उनको पॉइंट्स से मतलब है, जो भी लिखेंगे सही लिखेंगे, गीता गीता सब, है कि नहीं है? और नंबर पाएंगे, यही होता है, ठीक। आगे है, यहाँ से करना था, चलिए चलो। एक योजना है, कौन सी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है ना। किसकी कल्याण योजना है? कृषक दुर्घटना, ठीक। कृषक दुर्घटना पे, ठीक, कृषक दुर्घटना पे हमें क्या है?
बीमा, ठीक, ये बीमा योजना है, ठीक। यहाँ दिया हुआ है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक। इसमें इस दुर्घटना, इसका नाम पहले क्या था, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है ना। अब बीमा को हटा करके इन्होंने बस क्या लगा दिया है, कल्याण। बीमा का मतलब कल्याण, ठीक है ना, क्लियर। बीमा करवाइए, इसका मतलब कल्याण करवाइए, ठीक, क्लियर। भाई याद करना है आपको, कुछ ना कुछ इसी तरीके से याद करना है। बीमा मतलब कल्याण, बाकी सब तो वही है, नाम बदला, बीमा में कल्याण जो भी है, ठीक, क्लियर। आगे आइए, प्रभावी कब से है, सितंबर 2019 में ये योजना चली, सितंबर 2019 में ये योजना चली। संचालन का माध्यम क्या था, जिलाधिकारियों के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, ये डीएम से चलेगा। आगे आइए, शुभारंभ जो हुआ ये कब हुआ, 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना। लेकिन ये योजना प्रभावी कब से मानी जाएगी, इस दिन से मानी जाएगी, ठीक है ना। प्रभावी इस दिन से मानी जाएगी, 14 सितंबर 2019 से। 14 सितंबर को कौन सा दिवस होता है, हिंदी दिवस, ठीक है ना। उस दिन से ये प्रभावी मानी जाएगी। और कब, 21 जनवरी 2020 को ये सरकार द्वारा क्या किया गया, इसका शुभारंभ किया, ठीक है ना। शुभारंभ बाद में, लेकिन प्रभाव पहले से, ठीक है ना, ठीक है। पात्र कौन कौन लोग थे ये जानिए, किसान, उनकी पत्नी, ठीक, पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। बटाईदार का मतलब समझ रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। बटाईदार मतलब जिसके थ्रू, मतलब आपने मान लीजिए अधिया पे दे दिया, आधा उसका हिस्सा, आधा इसका हिस्सा, ठीक है ना, तो वो बटाईदार हो गया। ये मतलब नहीं हुआ कि भाई खेत हमारे नाम से है तो पूरा प्रॉफिट हम, पता चले उसने अधिया पे दिया है, लगाया तो वो बेचारा है, खेत आप ही का है बस, ठीक, तो फाइनली घाटा होगा तो उसका भी तो घाटा होगा, क्योंकि आपका अधिकार केवल आधे पे है, आधे पे उसका अधिकार है, ठीक है ना। तो बटाईदार का भी वहाँ क्या हुआ, अंश हुआ, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पात्र में आएगा। योजना में कौन से किसान आएंगे, 18 से 70 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष जरूर पूछा जाता है कि कितने से कितने वर्ष तक के पात्र, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये पात्र होंगे 18 से 70 वर्ष तक के आयु के किसान पात्र होंगे, समझ में आ गया। आगे, प्रभावी 14 सितंबर, लागू 21 जनवरी 2020, ठीक है ना। आगे संचालन डीएम के माध्यम से। आवश्यकता क्या थी, राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना का प्रस्ताव को मंजूरी, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पॉइंट बनता है ये कि भैया ऐसा है कि दुर्घटना में मृत्यु पर ही दिया जाएगा, डैश की दिव्यांगता भी आधार होगा, ठीक, तो दिव्यांगता भी आधार होगा, ये ध्यान में रखिए। ये नहीं, अब जैसे भाई जीवन बीमा वाले तो केवल जीवन जाने पे ही बीमा देते हैं, मानते हैं कि नहीं। जब आपका जीवन खत्म हुआ, दूसरे को लाभ मिल गया, आपको तो लाभ भी नहीं मिला, ठीक, क्लियर। तो उसी तरीके से क्या यहाँ जान जाने पे ही, यानी मृत्यु होने पे ही लाभ मिलेगा, नहीं। कब, दिव्यांग होने पे भी। मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए कि आपका हाथ क्या हुआ, ठीक, तो मतलब एक बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, क्राइटेरिया बनाई जाएगी कि कितने प्रतिशत तक की दिव्यांगता, जैसे दिव्यांगता इस आधार पे भी होती है, जैसे इस समय दिव्यांगता चलती है, दिव्यांग लोग जो होते हैं उनको लाभ दिया जाता है एग्जामिनेशन में बैठने पे या अन्य चीज़ों पे, तो दिव्यांगता कितने प्रतिशत की होती है, 40% तक की मानी जाती है एग्जामिनेशन में बैठने तक की, ठीक है ना। अगर 39% है तो भी आपको नहीं मिलेगा, 40 के ऊपर जितना हो मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से एक आधार बनाया जाता है कि कितने प्रतिशत तक का दिव्यांग है, ठीक है ना, उसी के आधार पे हमको मिलेगा।
तो दो स्थितियां हैं, एक मृत्यु और एक कौन, दिव्यांगता। ठीक, दोनों स्थितियां। बजट में तो इतना आवंटित किया गया, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वित्त पोषण कंप्लीट क्या है, राज्य सरकार द्वारा है। जैसे उस वाले में क्या था, शिक्षिता वाले में राज्य और केंद्र दोनों था, ठीक है ना, 3 और 2 का रेशियो था, ये आप जान रहे हैं। लेकिन यहाँ 100% 100% कौन, राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है ना, क्लियर। तो कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा भी वित्त पोषित होती हैं, दोनों के समन्वय से, और या तो केवल अकेले राज्य पोषित होती है, ठीक है ना। तो ये अकेले राज्य पोषित है। फिर से जान लीजिए, ये नाम बदल गया, बीमा की जगह क्या आ गया, कल्याण आ गया, बीमा की जगह कल्याण। 21 जनवरी इतने को शुभारंभ हुआ, लेकिन प्रभावी 14 सितंबर 19 से हुआ, ठीक है ना, क्लियर। डीएम के माध्यम से होगा, ठीक। 2 लोग पात्र होंगे, एक मृत्यु जिसकी हो गई और एक दिव्यांगता। मृत्यु जिसकी हो गई, उसकी पत्नी हो, पौत्र हो, पुत्री हो, भागीदार हो, कोई भी हो, उसको मिलेगा लाभ, ठीक, क्लियर। 100% किसका है, राज्य सरकार का है। आयु इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 18 से 70, ये मान लिया जाता है कि 70 के ऊपर कोई किसानी उसानी नहीं कर रहा है। क्या बेटा बड़ी बोरिंग क्लास है क्या? वैसे मौसम सही बात बता रहे हैं कि ऐसा मौसम इस समय आया है कि जरा सा ठंडा फील हो, तुरंत एक झपकी तो जरूर बन जाती है। होली की छुट्टी में हम भी यही काम किए, ठीक है ना, केवल गुजिया खाए और उसके बाद क्या, चाप भोजन ठास निद्रा, ठीक है ना, लेना भी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो आवश्यक भी है, होना भी चाहिए।